हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाएं देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया है जिसमें कि हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनी है उसके कितने अधिवेशन हुए हैं, कौन कौन से अधिवेशन इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा किया है। तो यह पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जैसे बंगाल विभाजन हो गया, उसके बाद जो है कि चंपारण सत्याग्रह हो गया, या जो है कि रॉलेट एक्ट हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यह पार्ट 2 है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें कि आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आते हैं, तो सबके लिए यह इंपॉर्टेंट है। जरूर आप वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। तो देखिए, जो बंगाल विभाजन हुआ था यह आपका कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1905 ईस्वी में हुआ था। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बंगाल विभाजन करने का निर्णय जो है वह 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा लिया गया। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, किसने जो है कि बंगाल का विभाजन किया? तो लॉर्ड कर्जन ने जो है कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया। अभी जो है कि बंगाल का विभाजन हुआ नहीं है, उसका विभाजन करने का निर्णय लिया गया है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कर्जन जो है वह कहता है कि हम जो है कि बंगाल बहुत बड़ा है, इस पर हम अच्छे तरह से शासन नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए हम जो है कि बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इसका विभाजन कर दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, उसका मुख्य उद्देश्य यही था, जो कर्जन था वह इसलिए विभाजन किया था कि वह चाहता था कि जिससे जो है कि बंगाल हिंदू और मुसलमानों में बट जाए और जो है कि आपस में मतभेद हो जाए, हिंदू और मुसलमान में आपस में लड़ाई हो जाए। तो इसलिए जो है कि उसने बंगाल का विभाजन किया, लेकिन लोगों को बताया कि यह जो है कि बहुत बड़ा है, हम शासन नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए जो है कि हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, जबकि यह गलत कथन वह दे रहा था। और देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो है कि 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा के साथ साथ जो है कि बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित किया गया। जी हाँ दोस्तों, जब जो है कि 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन यह प्रेस जारी करता है कि जो है कि हम अब बंगाल का विभाजन करना चाह रहे हैं, तब जो है कि क्या होता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी उसके द्वारा जो है कि 7 अगस्त 1905 ईस्वी को यह निर्णय लिया जाता है कि स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा, और साथ ही में जो है कि बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित किया गया। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ देता है कि बहिष्कार प्रस्ताव कब लाया गया था, किसके विभाजन के बाद लाया गया था, तो 1 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप इसको टेलीग्राम चैनल से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के इसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप डाउनलोड करके 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एक चीज और करिएगा कि वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक ने और लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने पूरे देश में फैलाया। जी हाँ दोस्तों, उस समय क्या हुआ कि जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया उसको जो है कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जी और जो अरविंद घोष थे, इन तीनों लोगों ने मिलकर पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाया। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला आपका है मुस्लिम लीग। जी हाँ दोस्तों, बंगाल विभाजन आपका खत्म हो गया। सिर्फ दोस्तों हमने जो है कि एक एक टॉपिक से सिर्फ उन्हीं चीजों को लिया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जिससे कि आपके प्रश्न बनते हैं। जो भी हम इस वीडियो में करवा रहे हैं इसमें से कोई भी लाइन आप छोड़िएगा मत, सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न इन्हीं में से आएगा।
आपको जो है कि 2 घंटे 3 घंटे बंगाल विभाजन हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन उतना पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा, आपका प्रश्न ही नहीं बनेगा। तो इसलिए हमने सिर्फ उन्हीं को पढ़ाया आपको, जिससे कि आपका प्रश्न बनता है। चलिए देखते हैं आपका मुस्लिम लीग। तो देखिए मुस्लिम लीग जो बनी थी यह 1906 ईस्वी में बनी थी। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग आपकी कब बनी थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग बनी थी और इसकी देखिए स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग की जो स्थापना है यह 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बस इतना ही पूछा जाता है कि जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ढाका में हुई थी। इस चीज़ को याद रखेंगे। कौन इसकी स्थापना किए थे? तो नवाब सलीमुल्लाह जी जो थे उन्होंने इसकी स्थापना किया था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमने फर्स्ट वीडियो में भी आपको जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 वाला है उसको अच्छे से पढ़ाया है और हमने इस वाले वीडियो में भी इसको शामिल किया है। उसका यही उद्देश्य है कि यह बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे प्रश्न आपका बनता है। तो देखिए जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में, इसके 2 अध्यक्ष बनाए गए थे। वह रास बिहारी घोष जी थे। जी हाँ दोस्तों, रास बिहारी घोष जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। जो कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन होता है 1907 में, इसमें क्या होता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी तो उसमें जो है कि गरम दल के भी नेता थे और नरम दल के भी नेता थे। दोनों नेता उसमें शामिल थे। दोनों लोगों का साथ में ही बैठक होता था। लेकिन 1907 में क्या होता है कि इन दोनों लोगों की विचारधारा में मतभेद हो जाता है और नरम दल और गरम दल जो है वह अलग अलग हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन दोनों लोगों में आपस में झगड़ा हो जाता है, जिसके चलते जो है कि नरम दल और गरम दल के नेता अलग अलग हो जाते हैं। तो इसलिए यह अधिवेशन आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं। तो अगला आपका है लखनऊ पैक्ट। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लखनऊ पैक्ट आपको जरूर याद रखना है, जो कि 1916 में यह कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसको कि हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से क्यों जानते हैं, चलिए जानते हैं। तो देखिए 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन साथ साथ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ कि जो जिन्ना थे, जब 1906 में आपकी मुस्लिम लीग बनती है तो उसके कुछ सालों बाद जो जिन्ना थे वह मुस्लिम लीग से जुड़ जाते हैं और वह जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी सदस्य रहते हैं और वह जो है कि दोनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्य बन जाते हैं। तो क्या होता है कि जिन्ना जो है वह मुस्लिम लीग में अपने विचारों को रखते हैं और मुस्लिम लीग में काफ़ी समझाते हैं। तो 1915 में क्या होता है कि दोनों लोग मान जाते हैं, मुस्लिम लीग भी और जो है कि कांग्रेस भी, साथ में अधिवेशन करने के लिए। तो 1916 में जो है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का साथ साथ में अधिवेशन होता है और इसी अधिवेशन में जो लखनऊ का अधिवेशन होता है उसमें जो है कि जो गरम दल के नेता अलग हुए थे वह लोग भी भाग लेते हैं, वह लोग भी इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए इसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि वह लखनऊ में ही अधिवेशन हुआ था, तो इसलिए इसको लखनऊ पैक्ट बोला जाता है। यह इम्पोर्टेंट है, आपसे प्रश्न बनता है। इसमें जो है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ एक मंच पर बैठ करके आगे के लिए योजना बनाती है। तो इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे, इसलिए लखनऊ पैक्ट आपसे प्रश्न बनता है। अगला देखते हैं। अगला अगर हम बात करें तो अगला आपका है होम रूल लीग आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? यह आपका हुआ था 1916 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, यह क्या था, होम रूल लीग क्या थी, चलिए जानते हैं। तो देखिए क्या होता है कि 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका कि केंद्र पूना में था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं यह करते हैं 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को महाराष्ट्र के
पूना में करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और देखिए उसी साल जो है कि 1916 में ही 1916 सितंबर के महीने में एनी बेसेंट जी जो थी वह मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे कि पूछा जाता है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो वह आपके किए थे एनी बेसेंट ने किया था, मद्रास के अडयार में किया था। तो इसको आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले किसने किया था भारत में, तो सबसे पहले भारत में जो है वह बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। और देखिए एनी बेसेंट ने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ द्वारा होम रूल लीग का प्रचार किया। जी हाँ दोस्तों, जो एनी बेसेंट जी थी इन्होंने क्या किया थी, यह जो न्यू इंडिया अखबार आता था उसके जरिए और जो साप्ताहिक पत्रिका थी कॉमनवेल्थ, इसके जरिए जो है कि होम रूल लीग की स्थापना का आपका प्रचार किया। तो इसको जरूर याद रखेंगे। होम रूल लीग के प्रचार जो है कि किससे की, न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्रिका जो थी कॉमनवेल्थ के जरिए। और वहीं पर जो आपके बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वह आपके क्या करते हैं, वह जो है कि केसरी और मराठा से होम रूल लीग का प्रचार करते हैं। जो आपका यहाँ से एक प्रश्न यह भी बन जाता है कि जो आपका बाल गंगाधर तिलक हैं इनके कौन कौन से पत्रिकाएं चलती थीं, तो एक आपकी केसरी चलती थी और एक आपकी मराठा चलती थी। तो इसको आप याद रखिएगा, जो इनकी केसरी पत्रिका थी यह मराठी में थी, वहीं पर जो इनकी मराठा पत्रिका थी यह अंग्रेजी में थी। तो इसको जरूर याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मराठा पत्रिका है तो मराठी में होगी, ऐसा नहीं है। जो केसरी पत्रिका थी वह मराठी में थी और जो है कि जो मराठा पत्रिका है यह आपका अंग्रेजी में था। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो दोस्तों यह सब इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आप रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। अगला आपका है चंपारण नील सत्याग्रह। जी हाँ दोस्तों, चंपारण नील सत्याग्रह कब हुआ था, तो देखिए जो चंपारण नील सत्याग्रह है यह 1917 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1917 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या होता है कि जो चंपारण आपका बिहार में पड़ता है वहाँ पर क्या होता था कि अंग्रेज जो थे वह जबरन जो है कि नील की खेती करवाते थे। तो यह जब पता चलता है गांधी जी को, 1916 का जो लखनऊ में अधिवेशन होता है उसमें गांधी जी को पता चलता है कि चंपारण में जो है कि किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही है। तो वह क्या करते हैं कि 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण जाते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं और वहाँ पर होने वाली जो नील की खेती होती है उसका विरोध करते हैं और वहाँ के जो किसान होते हैं उनको तिनकठिया प्रणाली से मुक्ति दिलाते हैं। तिनकठिया प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए तिनकठिया प्रणाली क्या होती थी कि जैसे अंग्रेज नियम लगा दिए थे कि जैसे 1 बीघा में आपका 20 बिस्वा होता है, तो अंग्रेज नियम लगा दिए थे कि जो भी 1 बीघा खेती करेगा उसको क्या करना होगा कि 3 बिस्वा पर जो है वह नील की खेती करना होता था। यह कंपलसरी होता था, चाहे आप जो है कि कितनी भी खेती करें। अगर आप 10 बिस्वा कर रहे हैं तो 1.5 बिस्वा पर आपको जो है कि नील की खेती करना पड़ेगा। यह कंपलसरी था, एक तरह से टैक्स के रूप में था। इसी को जो है कि तिनकठिया प्रणाली बोला जाता था। तो वह जो है कि गांधी जी वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जो है कि आंदोलन करते हैं, भूख हड़ताल वगैरह करते हैं और वहां पर यह जो नियम लगा था उससे किसानों को मुक्ति दिला देते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। अगला आपका है खेड़ा सत्याग्रह। जी हाँ दोस्तों, जब गांधी जी नील सत्याग्रह समाप्त हो जाता है उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं कि अहमदाबाद चले जाते हैं और अहमदाबाद जाकर वह वहाँ पर भी किसानों के हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाते हैं और वहाँ पर जो है कि खेड़ा सत्याग्रह करते हैं। जी हाँ दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह जो कि आपका 1918 ईस्वी में होता है। इसमें आपका क्या होता है कि खेड़ा सत्याग्रह में गुजरात में होने वाला एक किसान आंदोलन था। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह जो है कि एक तरह से मिल आंदोलन था, तो ऐसा नहीं था। यह जो आपका हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, यह एक तरह से किसान आंदोलन था। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ में इसका समर्थन किया था। मतलब जो किसान आंदोलन था उसमें गांधी जी
और सरदार वल्लभ भाई जी ने जो है कि मिल करके साथ में इसका समर्थन किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कि इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। जी हाँ दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे इस आंदोलन में वह मुख्य भूमिका निभाते हैं। और यह जो है कि आंदोलन आपका 1918 ईस्वी में होता है। और वहाँ पर जो है कि किसानों को उनका हक गांधी जी दिलाते हैं। तो इससे जो है कि गांधी जी काफ़ी धीरे धीरे जो है कि इंडिया में फेमस होने लगते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो यह आपका गुजरात में हुआ था, जो कि एक आपका किसान आंदोलन था। और चंपारण नील सत्याग्रह जो है यह आपका बिहार में हुआ था, यह भी आपका एक किसान आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है, वह है आपका रॉलेट एक्ट। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि 1918 में जो है कि जब किसान आंदोलन समाप्त होता है तो अंग्रेज सब क्या करते हैं कि देखते हैं कि इंडिया में अब बहुत से आंदोलन होने लगे हैं, लोग जगह जगह पर जो है कि हमारे खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसको जो है कि दबाने के लिए वह लोग क्या करते हैं कि रॉलेट एक्ट लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, रॉलेट एक्ट क्या होता है कि रॉलेट एक्ट में जो है कि अंग्रेजी सरकार यह कानून लाती है कि हम जो है कि हम किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं जिस पर मात्र शक हो। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपके समक्ष प्रूफ हो या ना हो, हम अगर आप पर शक कर रहे हैं तो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। और जितने दिन चाहें उतने दिन हम जो है कि आपको जेल में रख सकते हैं। यही जो है कि यह कानून था। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि इस एक्ट के अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए भारतीय जनता ने इसको जो है कि काला कानून कहा है। जी हाँ दोस्तों, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया, बिना अपील बिना दलील वाला कानून भी कहा गया है। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि बिना अपील बिना दलील वाला कानून कौन था, तो वह आपका रॉलेट एक्ट था। वहीं पर पूछा जाता है कि काला कानून कौन था, तो वह भी आपका रॉलेट एक्ट था। इस पर जो है कि बहुत से जो भारतीय नेता थे वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध भी करते हैं। उसके बाद चलिए देख लेते हैं हम लोग 1919 में जो घटना घटती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि इससे प्रश्न आपका एक न एक प्रश्न जरूर बनता है। चलिए देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। तो देखिए यह जो हत्याकांड होता है यह 1919 ईस्वी में होता है। तो इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। तो क्या होता है कि जो रॉलेट एक्ट आपका आया था, तो इसके विरोध में क्या होता है कि पंजाब में अलग अलग जगह पर लोग इकट्ठा हो रहे थे और इसका विरोध कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे और रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। तो जो अंग्रेजी गवर्नमेंट थी यह जो है कि इस विरोध को दबाने के लिए क्या करती है कि जो पंजाब का लोकप्रिय नेता होते हैं, जैसे सैफुद्दीन किचलू थे और सत्यपाल थे, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। तो इसके बाद क्या होता है कि पंजाब में और विरोध फैलने लगता है, जो लोग और इकट्ठा होते हैं और इसका और विरोध करते हैं कि यह गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, यह जो है कि सरकार की मनमानी है। तो इसके बाद क्या होता है कि लोग यह निर्णय करते हैं कि हम जो है कि जलियांवाला बाग में इकट्ठा होंगे और इसका विरोध करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 को जो है कि एक जनसभा अमृतसर में जलियांवाला बाग में आयोजित की जाती है। जिसके बाद क्या होता है कि जब अंग्रेजी गवर्नमेंट को यह पता चलती है कि जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर जो है कि एक विशाल जनसभा चल रही है, जो सैफुद्दीन किचलू हैं और सत्यपाल के बारे में जो है कि यह सभा चल रही है और अंग्रेजी गवर्नमेंट के यह खिलाफ चल रही है। तो वह क्या करते हैं कि जो अमृतसर के फौजी कमांडर था जनरल डायर, वह क्या करता है कि इस सभा को घेर लेता है और भीड़ पर जो है कि गोलियां चला देता है। जी हाँ दोस्तों, जो जलियांवाला बाग था उसमें क्या था कि उसके चारों तरफ बाउंड्री थी और सिर्फ एक ही तरफ से आप निकल सकते थे और एक ही तरफ से आप एंट्री भी कर सकते थे। तो ऐसे में क्या करता है कि जो जनरल डायर था वह एंट्री पर जो है कि कर लेता है बाग में और वहां पर
गेट वह बंद कर देता है और उसके बाद जो है कि जो भीड़ थी, निहत्थी भीड़ थी, उस पर गोलियां चलवा देता है, जिससे कि क्या होता है कि काफ़ी लोग मर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए लिखा गया है कि इस गोलीबारी में लगभग 400 लोग मर जाते हैं और 2000 से ज़्यादा लोग जो है कि वह घायल हो जाते हैं। तो इस हत्याकांड के विरोध में जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वह काफ़ी आहत होते हैं जब उनको यह बात पता लगती है कि वहाँ पर जो है कि गोलीबारी हो गई है, इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग घायल हो गए हैं। तो वह इस घटना से काफ़ी ज़्यादा आहत होते हैं और जो उनको नाइट की उपाधि मिली थी उसको वह वापस कर देते हैं। तो इस चीज़ को आप याद कर दीजिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है वह कौन जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस की थी, तो नाइट की जो उपाधि उनको मिली थी उसको वापस कर दिए थे। तो इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, इन्हीं से प्रश्न बनता है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, अगला है खिलाफत आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, खिलाफत आंदोलन जो था यह 1919 में आपका शुरू होता है और यह जो है कि मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन जो है कि शुरू किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब आपका प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 ईस्वी से, आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक चला था। तो उसमें क्या होता है कि जो अंग्रेजी गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटेन की सरकार थी, वह क्या करती है कि जो तुर्की था, तुर्की पर जो है कि उस समय जो खलीफा होते थे उनको जो मुसलमान लोग थे वह अपना जो है कि राजा मानते थे, भगवान मानते थे, तो वह जो है कि तुर्की को बुरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो इससे जो है कि मुसलमान काफ़ी ज़्यादा आहत होते हैं और वह जो है कि भारत के जो मुसलमान थे वह लोग जो है कि खिलाफत आंदोलन चलाते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी आपका प्रश्न बनता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। 1905 से लेकर के 1919 तक हमने जो है कि देख लिया और इसके आगे की जो वीडियो आएगी पार्ट 3 आएगी, उसमें जो है कि हम 1920 से लेकर के 1947 तक, जब तक आज़ादी नहीं मिलती तब तक जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन सभी घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 3 के लिए तैयारी कर रहे हों, चाहे टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हों। यह दोनों एग्जाम के लिए आपके इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इस चैनल पर हम जो है कि टीआरई 3, टीआरई 4 का पूरा प्रिपरेशन करवाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करवाएंगे। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।